गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाषाण काल। क्योंकि मानव के विकास के हम लोगों ने पृथ्वी पर जीव और मानव की उत्पत्ति को प्रारंभ किया था। तो मानव की उत्पत्ति के बाद निश्चित है कि जब मानव की उत्पत्ति हुई तो वानर और मानव दोनों का साथ में दोनों साथ में उत्पत्ति हुई और वानर से मानव की बौद्धिक क्षमताएं अधिक थी। उसकी शारीरिक संरचना बनावट इस तरह से थी कि वह विकास करता हुआ वानर से काफी आगे निकल गया। और इसी चीज पर यहाँ पर हम और उसने प्रारंभिक अवस्था में अपने विकास की प्रक्रिया में पत्थरों से का उपयोग करना प्रारंभ किया था। इसी वजह से पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल का जो माना जाता है कि ईसा से 2.5 लाख वर्ष पूर्व पाषाण काल का उदय या पाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल जो 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर और 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया। दूसरा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व का माना गया। और अंतिम था नव पाषाण काल जो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर और 2,500 ईसा पूर्व का ये काल माना गया। अब इस लंबी विकास यात्रा में मानव के विकास का जो क्रम था वह निरंतर रूप से गतिशील रहा, निरंतर रूप से वो विकास करता रहा। तो प्रारंभिक अवस्था पूर्व पाषाण काल में विकास की गति धीमी थी, क्योंकि ये जो अवस्था थी इसमें मानव ने कुछ सीखना प्रारंभ किया था। तो यही कारण है कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो गति धीमी है, वही कारण था। तो यहाँ पर इस काल को 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूर्व पाषाण काल जिसका काल था 2,50,000 से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व की स्थिति मानी गई। अब ये जो प्रथम अवस्था थी, सबसे पहली चीज तो इसका पता 1863 में कहा जाए कि रॉबर्ट बुशफूड ने सबसे पहली बार, मतलब कि 1863 में रॉबर्ट बुशफूड ने सबसे पहले इसका मद्रास में निम्न पूर्व पाषाण काल के अवशेष उन्होंने खोजे, यानी कि उसका पता लगाया। और फिर बाद में निरंतर रूप से खोज होती गई और एक तरह से कहा जाए कि विभिन्न स्थानों पर खोज करते हुए नव पाषाण काल तक के अवशेष भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खोजे गए। अब जब प्रारंभिक अवस्था की जहाँ तक बात आती है, नव पाषाण का निम्न पूर्व पाषाण काल की अवस्था आती है, तो इसमें पहला तो था एक तो स्थिर जीवन था, क्योंकि मानव का स्थिर जीवन नहीं था, क्योंकि वो घुमक्कड़ था, उसको कुछ उस समय कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो निश्चित है कि वह जीवन पूरी तरह से अस्थिर था, शिकार पर आधारित था उसका जीवन, शिकार करके अपने जीवन को चलाता था और शिकार भी वह समूह में करता था, अकेला या एकल में वह शिकार नहीं करता था। प्रारंभिक अवस्था में उसके भोजन या आवास की कोई व्यवस्था नहीं थी। भोजन या आवास की कोई व्यवस्था उनकी नहीं थी, यानी कि प्रारंभिक अवस्था था तो वो निश्चित है कि पशुवत जीवन को व्यतीत करता था, इसीलिए भोजन और आवास की कोई व्यवस्था नहीं थी। और धीरे धीरे, क्योंकि एक कहना चाहिए कि बुद्धिशाली प्राणी था, इसीलिए धीरे धीरे वह शिकार करके जो भोजन प्राप्त करता था उसका संग्रह करता था, यानी कि समूह में शिकार करता था और जो शिकार करके भोजन प्राप्त करता था उसका वह संग्रह कर लेता था। बाकी संग्रह भोजन के उत्पादन या भोजन के संग्रहण की कोई व्यवस्था उसके पास नहीं थी।
अब ये भी नहीं जैसे कि वर्तमान में हम पूरा भर के रख लेते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी, क्योंकि निश्चित प्रारंभिक अवस्था थी। अब ना तो ये अवस्था, अब फिर बाद में धीरे धीरे विकास का क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो इसी अवस्था में उसने गुफाओं में रहना और आग का आविष्कार कर लिया। यानी कि आग का आविष्कार पत्थर से, क्योंकि यहाँ पर इसने पत्थरों के औजार या पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। पत्थरों का प्रयोग ये प्रारंभ कर चुका था इस अवस्था में, पत्थरों की सहायता से शिकार करता था, पत्थरों की सहायता से उसने आग जलाना सीखा और धीरे धीरे उसने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि नव पाषाण निम्न पूर्व पाषाण काल के अंदर जहां वह एक आदिम अवस्था में था, वहां से धीरे धीरे वह गुफाओं में रहने लगा, समूहों में शिकार करके और भोजन को संग्रह करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने पत्थरों से शिकार करना प्रारंभ किया और आग जलाना उसने यहाँ पर सीख लिया था। इसका दूसरा जो अवस्था आती है वो मध्य पूर्व पाषाण काल, जो कि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व की अवस्था मानी जाती है। इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्योंकि फलक संस्कृति इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में आकर उसने बहुत सारे पत्थरों से औजार बनाने प्रारंभ किए थे। यूं कहा जाए कि तीखे एकदम मतलब कहना चाहिए कि नुकीले या पूरे खोल हटाकर अंदर का जो एक उपयोगी भाग था, उन भागों से विभिन्न प्रकार के औजार उपकरण बनाना सीखा था। इसीलिए इसे फलक संस्कृति कहा जाता। अगर उस समय की अवशेषों को देखते हैं तो मध्य पूर्व पाषाण काल के अवशेषों में बेधक, कुल्हाड़ी, भाले, ऐसी बहुत सारे जो अवशेष हैं, कुर्ची आदि प्राप्त होते हैं, जिनसे लगता है कि इन्होंने पत्थरों का और अधिक उपयोग, कलात्मक उपयोग करना सीख लिया था। अब ये इस संस्कृति के जो अवशेष हैं वो अधिकांश रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में, इसके उत्तर पश्चिम भारत में इसके अवशेष अधिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। अनेक स्थानों पर इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में, इस काल में उन्होंने भोजन को संग्रह करना सीख लिया था। आग का व्यापक उपयोग सीख लिया था। यानी कि अब वह आग का व्यापक उपयोग करने लगा था, भोजन का संग्रहण करने लगा था, और यहाँ पर वह गुफाओं और कमराओं में व्यवस्थित ढंग से रहना प्रारंभ कर चुका था। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी इस काल में वह थी मृतक संस्कार प्रारंभ हो चुका था। मृतक संस्कार इस काल में प्रारंभ हो चुका था कि मनुष्य की मृत्यु होने पर उसका बाकायदा विधिवत संस्कार किया जाने लगा था। ये मध्य पूर्व पाषाण काल की उपलब्धियां थी। उसके बाद जो अगला आता है पूर्व पाषाण काल का अंतिम भाग वह था उच्च पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल जो कि 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य इस काल को माना जाता है, इस की अवधि मानी जाती है। अब यहाँ पर मानव की विकास गति तीव्र हो चुकी थी, क्योंकि अब आग का व्यापक उपयोग करना सीख गया था, पत्थरों से विभिन्न आकृति के औजार बनाना सीख गया था, तो निश्चित है कि उसकी विकास की प्रक्रिया तीव्र हो गई। अब यहाँ पर उसने हड्डी और हाथी दांत का भी उपयोग करना सीख गया था। औजारों के ऊपर विभिन्न कलात्मक जो है इन हड्डी और हाथी दांत का उपयोग करके औजारों के ऊपर कलात्मक हत्थे आदि लगाए जाने लगे थे। तो यहाँ पर
ये कहा जाएगा कि इन लोगों ने यहाँ पर अलंकृत वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ, हड्डियां और हाथीदांत का उपयोग करते हुए अलंकृत वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ कर। दूसरा जो काल आया वो मध्य पाषाण काल आया, जो कि पूर्व और नव के बीच की अवस्था थी, क्योंकि बीच में है तो दोनों ही संस्कृतियों का प्रभाव इसमें था। कि पूर्व पाषाण काल की जो व्यवस्थाएं थी, जैसे उच्च पूर्व पाषाण काल की जो विकास थे वो अभी तक यहाँ पर निरंतर रूप से उसी प्रकार की गतिविधियों को उपयोग में लाया जाता था, और नव पाषाण काल के जो नवीन आविष्कार थे उनका भी यहाँ पर उपयोग किया जाने प्रारंभ कर दिया गया था। इसीलिए ये दोनों के मध्य की अवस्था माना जाता है। सब इसका जो पता था वो 1867 में सबसे पहले इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, और ये और विभिन्न स्थानों पर इसके अवशेष मिले थे। मध्य पाषाण काल की भी संस्कृति है, जिसमें कि सबसे पहले ये कहा जाए कि इस मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कब्रिस्तान की जानकारी या कब्रिस्तान प्राप्त हुए, अर्थात कि इस समय में सर्वाधिक रूप से कब्रिस्तानों की प्राप्त हुए, जिसमें कि पहली बार मानव अस्थियां प्राप्त हुई इस संस्कृति। उसके बाद नव पाषाण काल की स्थिति आती है, जहां पर कि इस काल में नव पाषाण काल के अंदर मानव ने कृषि, पशुपालन व मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे, ठीक है ना। यानी कि इस काल में मानव ने कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लेते थे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये था कि कौन सी कला उन्होंने पहले सीखी, इसके बारे में कुछ निश्चित अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं के अवशेषों से ऐसा लगता है कि कृषि करना पहले प्रारंभ किया, कहीं के अवशेषों से ऐसा लगता है कि पशुपालन पहले प्रारंभ किया, कहीं के अवशेषों से लगता है कि मिट्टी के बर्तन बनाना इन्होंने पहले प्रारंभ किया। अर्थात एक तरह से देखा जाए कि ये तीनों ही कलाएं लगभग साथ में ही उपयोग में लाई जाने लगी। चूंकि अब कृषि करने लगा था तो 100% है कि भोजन उत्पादन व संग्रहण में इसने महारत हासिल करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि इस कार्य को करना उसने प्रारंभ कर दिया था। अब इसके बाद मानव की जो विकास की गति थी वो और अधिक तीव्र हो चुकी थी, क्योंकि स्थायी जीवन हो गया था। अब स्थायी रूप से वहां हर कार्य को एक ही स्थान पर, तो उसको हर कहना चाहिए कि जब हम कहीं एक जगह टिककर रहते हैं, टिककर बैठ के काम करते हैं, तो उस कार्य में बहुत जल्दी हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। वही प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि विकास की जो यात्रा थी वो तीव्र गति से पहुंची। आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको प्रश्न करना है। पाषाण काल में मानव विकास यात्रा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।